सुप्रभात छात्रों। हम प्रगीत के जो तत्व है तो प्रगीत के तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रगीत जो है, प्रगीत भाव जो है वो भाव तत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। भाव तत्व प्रगीत का आत्मा माना जाता है। तीव्र भाव ही प्रगीत को जन्म दे देता है। भाव जो है भावयत्री प्रतिभा या कार्यत्री प्रतिभा जैसे होते कहते हैं, तो वह तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तीव्र भाव ही यानी कवि के प्रगीत को जन्म दे देता है। भाव की तीव्रता कवि को अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करती है। कवि की भावनाओं का सहज उद्रेक प्रगीत में होता है। प्रत्येक प्रगीत में एक ही भाव होता है, यानी जो प्रगीत एक छोटा है लेकिन उसमें जो भाव होता है वो प्रारंभ से अंत तक एक ही भाव होता है। भाव प्रवणता प्रगीत के प्रभाव में वृद्धि निर्माण करता है। भाव प्रवणता जो है वो प्रगीत में या प्रगीत का जो प्रभाव है उसके विकास में कार्य कर देता है। दूसरा जो तत्व है संगीतात्मकता, तो गेयता यह उसका प्रमुख लक्षण माना जाता है। तो संगीतात्मकता के सिवा गेयता उसमें आ ही नहीं सकती है। प्रगीत काव्य में संगीतात्मकता का विशेष महत्व होता है। लयता संगीत इन्हें प्रगीत में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुभूति की तीव्रता के कारण प्रगीत में संगीतात्मकता आ जाती है। प्रगीत में संगीत का प्रवाह अपने आप आ जाता है। प्रगीत में एक लय और प्रवाह होता है। इसमें शास्त्रीय शैली का आधार लेना आवश्यक नहीं है। नाद सौंदर्य पर ध्यान देना चाहिए। यह नाद सौंदर्य कोमलकांत पदावली, वर्ण मैत्री आदि द्वारा यानी साध्य होती है। यह नाद सौंदर्य शब्द संगीत का जनक होता है। संगीतात्मकता के कारण गेयता अपने आप आ जाती है, यानी संगीत के कारण उसमें गेयता आ जाती है। नाद जो है, नाद भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे यानी संगीत जो है वह संगीत काव्य में यानी महत्वपूर्ण होता है और प्रगीत में संगीतात्मकता यानी अनिवार्य मानी जाती है। तो तीसरा जो तत्व है वह वैयक्तिकता, यानी प्रगीत यह क्या है, एक ही भाव में लिखा हुआ यह काव्य है। तो यह उस कवि की वैयक्तिक वेदना होती, वैयक्तिक भावना होती है, तो वह यह वैयक्तिकता ये महत्वपूर्ण है। प्रगीत व्यक्ति प्रधान काव्य है। वैयक्तिकता से ही गीत में प्रभावकारिता आती है। इसे आत्म तत्व भी कहा जाता है। जब कवि के हृदय में आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, सुख, दुख आदि मनोभावों का ज्वार निर्माण होता है, तब यानी क्या है, ये मनोभाव जो है तीव्र गति से निर्माण होते हैं। यानी इसमें यानी महत्वपूर्ण जो है तो प्रगीत में आत्म तत्व जो है, अब आत्म यानी स्वयं की जो अनुभूति है, उस स्वयं की अनुभूति का चित्रण उसमें यानी होता है। जब कवि के हृदय में आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, सुख, दुख आदि मनोवेगों का ज्वार तीव्र गति से उमड़ता है, तब कवि उसे व्यक्त करने के लिए विवश हो जाता है। वैयक्तिक अनुभूति जितनी तीव्र होती है उतनी ही गति रोचक या रसात्मकता ग्राह्य करती है। यानी वैयक्तिकता में क्या महत्वपूर्ण है, तो यह विषय जो होता है प्रगीत का, तो वो कवि की वैयक्तिक यानी सुख दुख होता है, यानी आशा निराशा होती है, हर्ष विषाद होता है, और यह जो मनोवेग जो है, मनोवेग ज्वार की तरह, एक तूफान की तरह यानी बहने लगता है और कवि को उसे व्यक्त करने के लिए विवश कर देता है। तो वह वैयक्तिकता महत्वपूर्ण होती है। संक्षिप्तता, दूसरे अगला जो उनका तत्व है संक्षिप्तता। प्रगीत का आकार अत्यंत संक्षिप्त होता है। इसमें कवि की एक समय की अनुभूति व्यक्त होती है। वह अनुभूति तीव्र होती है। इस कारण प्रगीत में संक्षिप्तता अपने आप आ जाती है।
साहित्यिक संक्षेप का सर्वाधिक प्रयोग प्रगीत में होता है, यानी प्रगीत का आकार बहुत संक्षिप्त होता है। इसमें कवि की एक समय की अनुभूति, एकाध प्रसंग का ही वर्णन इसमें होता है। यह अनुभूति तीव्र होती है, इस कारण प्रगीत में संक्षिप्तता अपने आप आ जाती है। एक ही प्रसंग, एक ही भाव का उसमें वर्णन होता है, इसी कारण क्या है, संक्षिप्तता अपने आप ही उसमें आ जाती है। साहित्यिक संक्षेप का सर्वाधिक प्रयोग प्रगीत में होता है ना। एक भाव, एक प्रसंग होने के कारण संक्षिप्तता अपने आप आ जाती है। उसकी शैली जो है प्रवाहमय शैली होनी चाहिए। प्रगीत की शैली में प्रवाहमयता आवश्यक होती है। शैली के माध्यम से प्रगीत में प्रेषणीयता आती है। प्रेषणीयता की दृष्टि से गीतकार को सुंदर एवं कोमल शब्दों का चयन करना पड़ता है। कोमलता यानी प्रवाहमय शैली तब आती है उसमें, उसकी शैली जो है वह शैली कोमलकांत पदावली से युक्त होनी चाहिए। पद विन्यास में माधुर्य का ध्यान रखना पड़ता है। प्रगीत में कठोर और कर्ण कोटु वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कोमलकांत पदावली आती है तो उसमें यह कटु शब्द या कर्ण कोटु या कठोर वर्णों का प्रयोग त्याज्य ही माना जाता है। दुर्बोध और दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। गाने के लिए उपयुक्त कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी दार्शनिक शब्दों का, यानी बेजोड़ शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और गाने के लिए उपयुक्त जो पदावली है और मधुर शब्द जो है उन मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। रागात्मक अन्विति, गीत में गीतकार अपने निजी भावों की अभिव्यक्ति करता है। यानी जो प्रगीतकार जो है उस प्रगीतकार की अपनी स्वयं की अनुभूति उसमें होती है और कवि के मन में जो मूल भाव रागात्मकता को लेकर प्रथम पंक्ति में प्रकट होते हैं, आने वाली पंक्तियों में उसका विस्तार होता है। पहली पंक्ति जो है उसमें कवि की जो अनुभूति है, उनके जो भाव है वे चित्रित हो जाते हैं और उसके बाद आने वाली पंक्तियां जो है उसमें उसका विकास होता रहता है। गीत में आदि से अंत तक एक ही मनोराग व्यक्त होता है। गीत में प्रारंभ से अंत तक एक ही यानी मनोराग यानी एक ही भाव उसमें चित्रित होता है। लेकिन सभी रसों का परिपाक उसमें नहीं है। एक ही रस, एक ही मनोवेग का चित्रण उसमें होना अनिवार्य है। रागात्मक अन्विति गीत के लिए आवश्यक है। यानी रागात्मक अन्विति जो है गीत के लिए आवश्यक मानी जाती है। सहज अंत प्रेरणा, यानी सहज अंत प्रेरणा यानी प्रगीत में वैयक्तिकता होती है। यानी प्रगीत यह एक उस प्रगीतकार की स्वयं की अनुभूति होती है, इसी कारण उसमें वैयक्तिकता आ जाती है। भाव प्रवणता होती है, इसी कारण गीत में सहज अंत प्रेरणा आवश्यक होती है। गीत में कोरी कल्पना न हो, गीत यह कोरी कल्पना नहीं होती है या नहीं भी होनी चाहिए। विचार प्रधान कोरी कल्पना से भी कुछ हासिल नहीं होता। जब गीतकार आवेश के रूप में हार्दिकता को व्यक्त नहीं करता तब तक गीत को सफल नहीं माना जा सकता। जो अपनी अनुभूति है उस अनुभूति को हम चित्रित करते हैं तो उसमें प्राण आ जाते हैं, लेकिन कल्पना के सहारे हम उड़ान भरने लगते हैं तो वह यानी हृदय को या पाठकों के हृदय को वह छू नहीं सकता। कोरी कल्पना होती है, कल्पना को अनुभूति नहीं मान सकते हैं हम। इसी कारण यानी इसमें सहज प्रेरणा यानी महत्वपूर्ण है मानी जाती है। जब गीतकार आवेश के रूप में हार्दिकता को व्यक्त नहीं करता तब तक गीत को सफल नहीं माना जा सकता। अगर कल्पना होती
तो गीतकार इतने आवेश से या प्रगीतकार इतने आवेश से या उसके जो भाव होते उतने तीव्र नहीं होते हैं, जो अनुभूति होती है स्वानुभूति होती है। तो प्रगीत के जो भेद कई माने गए हैं, तो यानी जैसे कई विद्वानों ने कि प्रगीत को यानी भाव गीत भी कहा है, उसी तरह गाने लायक गीता से परिपूर्ण जो गीत है उसे प्रगीत कहते हैं। उसके तत्व हमने देखे, उसी प्रकार प्रगीत के कई भेद भी माने गए हैं। तो प्रगीत के कई भेद पर हम चर्चा करेंगे। प्रगीत भावना प्रधान और विचार प्रधान होते हैं। प्रगीत जो है वो भावना प्रधान और विचार प्रधान होते हैं। भाव प्रधान गीतों में कवि के मानसिक उद्वेग की प्रधानता होती है। विचार प्रधान गीतों में विचार की प्रधानता होती है। प्रगीत का वर्गीकरण वृत्ति, शैली, आकार आदि के आधार पर किया जाता है। तो यानी प्रगीत भाव प्रधान भी होते हैं और विचार प्रधान भी होते हैं। भाव प्रधान में कवि की जो मानसिक वृत्ति है उस मानसिक वृत्ति का चित्रण होता है, और विचार प्रधान जो गीत होते हैं उसमें विचारों को महत्व दिया जाता है। तो यह जो है तो उसमें महत्वपूर्ण जो भेद है वे यानी प्रगीत के भेद प्रेम गीत, व्यंग्य गीत, शोक गीत, आख्यान गीत, संबोधन गीत, प्रयाण गीत, राष्ट्र गीत, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के यह गीत है। तो प्रेम गीत जैसे हम देखते हैं, पहला जो उसका भेद है वो प्रेम गीत प्रगीत काव्य का सबसे प्राचीन रूप है। यानी प्रेम गीत जो है वह यानी पहले सब बहुत प्राचीन गीत माना जाता है। विश्व का प्राचीन साहित्य प्रेम गीतों में ही उपलब्ध है। प्रेम गीत में दोनों पक्षों का चित्रण रहता है, यानी संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो प्रेम जैसे हम देखते हैं जैसी का पद्मावत, तो उसमें प्रेम संयोग पक्ष का भी वर्णन है और वियोग पक्ष का भी वर्णन है। तो ऐसे यानी इसका यानी प्रगीत का जो रूप है वह प्राचीन है और उसमें दोनों पक्षों का भी वर्णन होता है। प्रेम गीत का मूलाधार विरह पक्ष है, यानी वह जो है विरह यानी यह महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इस प्रकार के गीतों में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता रहती है। रामायण और मेघदूत में अनेक सुंदर गीत मिलते हैं। प्रेम गीतों का सृजन करने वाले में विद्यापति, सूरदास, घनानंद, रसखान, आलम, देव आदि के नाम लिए जा सकते हैं। आधुनिक युग में प्रसाद, पंत, निराला, हरिवंश राय बच्चन आदि ने भी प्रेम गीत लिखे हैं। यानी प्राचीन काल यानी मध्य युग में हम देखते हैं, तो मध्य युग में या प्राचीन काल में रामायण है, मेघदूत है। तो यह रामायण वाल्मीकि ने लिखा और मेघदूत यानी जैसे हम देखते हैं जैसे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमालिष्ट मानुना, यह कालिदास ने कहा आषाढ़ मास जो है वो आषाढ़ का वर्णन उन्होंने कर दिया। तो ऐसे मेघदूत में उन्होंने यानी विरह का वर्णन कर दिया है। रामायण में भी आनंद भी है और दुख भी है, दोनों का यानी इसमें मिलन हमें दिखाई देता है। तो और ये प्राचीन युग में हो गया, और उसके साथ साथ विद्यापति यानी आदि काल का अंत और मध्य काल का प्रारंभ, इस काल में विद्यापति आते हैं। सूरदास भक्ति काल में आते हैं। घनानंद, रसकान, आलम, देव इन्होंने भी प्रेम गीत लिखे हैं। तो आधुनिक युग में फिर उसे देखते हैं, प्रसाद है, पंत है, निराला है, हरिवंश राय बच्चन है आदि ने ये प्रेम गीत लिखे हैं। तो यह प्रेम गीतों की जो परंपरा है प्राचीन परंपरा है। कई उपन्यास भी हम देखते हैं, उसमें भी हमें कई गीत यानी यह विरह जो है विरह पक्ष उसमें चित्रित होता हुआ दिखाई देता है। व्यंग्य गीत यानी व्यंग्य यानी उपहास, तो इस पर भी यानी काफी विचार हो जाता है।
तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में उसके जो आगे प्रकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।